एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम सब तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की। 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में है और 4.0 का एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जीके और जीएस जो आप लोगों के डी ट्रिपल एस बी और बीपीएससी दोनों में पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राचीन भारत का इतिहास, यानी पूरी हिस्ट्री हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा ये डे 1 है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन होता है। हम लोगों को पता है कि जो भी पुरानी चीज़ें होती है, पुरानी घटनाएँ होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है इतिहास में है। और इतिहास का जनक जो होता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। मैक्सिमम टाइम आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास जो होता है वो किस तरीके से आगे डिवाइडेड रहता है। तो देखिए इतिहास जो होता है वो आगे अगेन से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड भी बोलते हैं। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। और थर्ड होता है ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि जो भी मानव था, आदि मानव जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ना तो लिखने का कोई ज्ञान था, ना ही किसी भी तरीके की लिपि का ज्ञान था। दूसरा देखते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस काल में जो आदिमानव था उसको लिपि का ज्ञान था, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता था, यानी लिपि के बारे में सिर्फ जानकारी थी लेकिन उसको पढ़ नहीं सकता था। और थर्ड जो हम देखते हैं ऐतिहासिक काल, तो उसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और हम उसको पढ़ भी सकते थे। आगे हम लोग देखते हैं, फिर से ये आगे डिवाइडेड रहते हैं कि जो पुराना ऐतिहासिक काल है उसको उसको आगे से 2 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो पाषाण काल और ताम्र काल। पाषाण काल जो है वो अगेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पाषाण काल और ताम्र काल। पाषाण काल अगेन से 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो ये इस तरीके से आपका इतिहास जो है वो डिवाइडेड रहता है। ये जो इतिहास था वो प्रागैतिहासिक काल था। उसके बाद में देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इस काल में मानव आदिमानव उसको लिपि का ज्ञान नहीं था। इस काल की जानकारी, जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो अक्षर नहीं थे, तो अक्षर तो फिर इस काल की जानकारी कैसे हुई। तो इस काल की जानकारी हमें केवल अवशेष देखकर मिलती है। उस काल से रिलेटेड जितने भी अवशेष हम लोगों को देखने को मिले, अवशेषों से ही प्रागैतिहासिक काल जो है उसकी खोज की गई। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को आगे पाषाण काल व ताम्र काल में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल जो होता है उसको पाषाण काल, ताम्र काल में विभाजित किया गया है। अब हम इसके बारे में भी आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला आता है पाषाण काल। पाषाण काल भारत में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो नाम है और ये जो डेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और हर एक एग्जाम में आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं कि पाषाण काल जो है उसकी खोज किसने करी और कब करी। तो 1863 में करी और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको नोट में लिखा है। आगे हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल जो होता है उसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम इनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला आता है पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल होता है, यानी इतिहास का सबसे पुराना काल है पूरा पाषाण काल, जिसका समय 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये वाली जो डेट्स है, इस वाली डेट को लेकर बहुत सारे ऐसे जो है वो बुक्स है जिसमें अलग-अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन मैंने ये जो डेट है वो एनसीईआरटी की बुक्स में से उठाई है। लेकिन आप लोगों को अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग डेट जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो डेट है वो आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, आप लोगों को ये चीज़ सिर्फ़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इस काल में मानव को आदि मानव कहा जाता था। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन से काल में मानव को आदि मानव कहा जाता था, तो पूरा पाषाण काल में मानव आदि मानव कहलाता था।
उसके बाद में देखते हैं पुरापाषाण काल की विशेषताएँ क्या-क्या है। तो इस समय में आग की खोज मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि आग की खोज जो है वो किस काल में की गई? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आग की खोज जो है वो पुरापाषाण काल में की गई। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, यानी कि कोई रोज़गार नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ शिकार करते थे और खाते थे। बस इतना ही उनका काम था। इस काल में मानव शिकार करता था और भोजन का संग्रहण करता था। सिर्फ़ शिकार करता था, भोजन का संग्रहण करता था, खाता था और आग की खोज करी और कुछ ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो इस काल में नहीं मानव के लिए देखने को मिलती है। पुरापाषाण काल में मानव खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब होता है शिकार करना और खाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं, बस शिकार करता था, खाता था। इसीलिए इसको खानाबदोश भी कहते हैं। इस समय में मानव पत्थर के बड़े-बड़े औजारों का उपयोग करके शिकार करने के लिए करता था, यानी शिकार के लिए बड़े-बड़े औजारों का उपयोग किया जाता था। इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले चित्रकारी करना प्रारंभ किया। ये जो चित्रकारी वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्रकारी करना मनुष्य ने किस काल में आरंभ किया? तो पुरापाषाण काल में। पत्थरों पर हुआ करती थी हालाँकि, लेकिन चित्रकारी प्रारंभ हो चुकी थी। उसके बाद में देखते हैं, एक नोट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के सबसे अधिक चित्र देखने को मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएँ जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो अभी आप लोग सिर्फ़ इसका नाम याद रखिए। भीमबेटका की जो गुफाएँ होती हैं, वो इस काल में सबसे अधिक चित्र देखने को मिलते हैं पुरापाषाण काल के। पुरापाषाण कंप्लीट हो गया है, अब हम देखते हैं मध्यपाषाण काल। इस काल की अवधि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व है। अगेन से आप लोगों को अलग-अलग टीचर से या फिर अलग-अलग बुक से अलग-अलग देखने को मिलेगी। लेकिन ये एनसीईआरटी से उठाई गई है, लेकिन आप लोग इस डेट्स को लेकर निश्चिंत रहिए क्योंकि ये डेट्स आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मध्यपाषाण काल की विशेषताएँ। इस काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया, यानी उस काल में सिर्फ आग की खोज की गई थी और शिकार किया जाता था, लेकिन इस काल में मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया, यानी पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया और मनुष्य द्वारा सबसे पहला पाला गया जो पशु था या जानवर था वो कुत्ता था और ये प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर कौन सा था, तो कुत्ता। और सबसे पहले पाला गया जानवर किस काल में हमें देखने को मिलता है, तो मध्य पाषाण काल। तो इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इस समय में मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का उपयोग प्रारंभ किया था और छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। छोटे-छोटे हथियार जो थे उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रोलिथ का उपयोग जो है वो आदि मानव द्वारा किस काल में किया गया? तो ऑब्वियसली मध्य पाषाण काल में। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इस काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व है। अगेन से आप लोग डेट ध्यान में नहीं रखनी है, सिर्फ़ आप लोगों को ये चीज़ जो है वो डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये डेट्स एनसीईआरटी से उठाई गई है। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल की विशेषताएँ। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, यानी कि रहने के लिए जो है वो स्थायी तरीके के घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे। कृषि करना भी प्रारंभ कर लिया था, भोजन जो था वो सिर्फ़ शिकार पर डिपेंड नहीं था, कृषि भी साथ-साथ में करनी स्टार्ट कर दी थी। विधिवत तरीके से पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। जो अभी का ये पाषाण काल जो है, नवपाषाण काल, इसमें विधिवत तरीके से पशुपालन किया था, लेकिन उससे पहले का जो पशुपालन था मध्य पाषाण काल में विधिवत तरीके से पशुपालन नहीं था। पशुपालन तो था, लेकिन विधिवत तरीके से नहीं था। सिस्टमैटिक तरीके से जो पशुपालन है वो नवपाषाण काल में स्टार्ट किया गया। इस काल में मानव ने पहिए की खोज की। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहिए की खोज जो है वो किस काल में की गई? तो नवपाषाण काल में। पाषाण काल हमारा समाप्त होता है, अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यानी नवपाषाण काल के अंतिम, नवपाषाण काल जब खत्म होता है और जस्ट उसके ठीक बाद में ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हो जाता है। ताम्रपाषाण काल है तो ऑब्वियसली तांबे की खोज की गई थी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है। तांबे की खोज किस काल में की गई? तो ताम्रपाषाण काल में। तांबे की खोज हुई है तो तांबे के उपकरणों का भी उपयोग किया जाता था। तो ये कुछ समय था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब हम कुछ जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है, सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूँ की खेती की थी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा कौन से जो है वो अनाज की खेती की गई थी, तो जौ और गेहूँ की। अब हम लोग देखते हैं भीमबेटका, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी बेटका की गुफाओं के बारे में। तो भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का मिलता है, यानी चित्रों के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है वो भीमबेटका से देखने को मिलती है। उसके बाद में देखते हैं मेहरगढ़ है जो बलूचिस्तान में है। मनुष्य ने सबसे पहले खेती जो है वो मेहरगढ़ में की। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एज़ अ वन वर्ड्स आप लोग इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कोल्हीड़वा।
जो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे पहले चावल के प्रमाण जो है वो आप लोगों को इसी जगह से देखने को मिले हैं। लास्ट एंड फाइनल चीज़ आज की वीडियो की, बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यहाँ पर मानव ज़मीन के अंदर जो है वो गड्ढा बनाकर रहता था, और यहाँ पर मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण हैं। यानी कि मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती थी, तो मानव को दफनाते थे पुराने समय में, और मानव के साथ-साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो ये कुछ जो है वो विशेषताएँ हैं बुर्ज होम जो कश्मीर में है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मानव के साथ-साथ कुत्ते को दफनाए जाने की विशेषताएँ आप लोगों को कहाँ मिलती हैं? तो बुर्ज होम कश्मीर में। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलेगी। आप मेरे साथ-साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आप लोगों को एज़ अ रिविज़न, और जब आप लोग रिवाइज़ करें तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिल सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।